Bismillah Rahman Rahim. Once again, my students, I am with you about the course 508, Agro 508, forage and fodder productions. Now I want to speak about Sesbania crop. Why I want to speak particularly on Sesbania? The reason behind that, Sesbania crop gets sufficient biomass even in our dryland areas. From last many years I am trying at our own university farm, and I am using this crop for green manuring purpose. But as if now my special purpose is for forage crop. This crop is likely used by the small ruminants for goats, sheep, and even this can be used for large animals. So this is very, you know that the crop that have high biomass is usually used for fodder for this purpose. An important use of this crop is especially at Eid Zaha occasions. Often when I travel along the roads, streets, lot of Sesbanias, the entrepreneurial people or livestock owners, they have purchased from the different farming communities, and now this is has become something entrepreneurial fodder. The people especially grow for the occasion of Eid Zaha and sell it because it gives higher price to the farming community, and this forage is liked by the small ruminants and even large animals. The other aspect of this Sesbania for green manuring purposes, I would say Dr. Adil Anwar to give you a small comprehensive aspect of green manuring crop of Sesbania crop in Port Har, especially that we have grown at our own farm. You can see that how beautiful crop it is at our own farm. Thank you very much, my dear students. तो यहाँ पे हमने जो ओवरऑल क्रॉप्स ग्रो की हुई हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो समर क्रॉप के तौर पर लगाई जाती है, जी जो कि ओवरऑल बेनिफिशियल भी है सॉइल के लिए, ओवरऑल एनिमल्स के लिए भी यूज़ की जाती है, उसको एज कहते हैं जंतर। जी सर। तो ये आप बैकग्राउंड में मेरी देख रहे हैं, इसमें सस्बेनिया इसको इंग्लिश नेम है इसका, जी और जंतर बेसिकली इसको ना लोकल नेम में कहा जाता है। ये एज ए सब्ज़ खाद के तौर पे इसको लगाया जा सकता है। जी इसमें अगर जिस ज़मीन की आप समझते हैं कि आपकी ज़खेज़ी कम हो चुकी है, वहाँ पे इसको ग्रो करके आप इसमें ज़मीन की ज़खेज़ी को बहाल कर सकते हैं। ये बेसिकली आप इसको जो है ना ग्रो करने के बाद इसमें 1.5 से 2 माह के बाद इसको ज़मीन में अगर आप हल चला के इसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर लें, तो इससे ज़मीन की जो ज़खेज़ी है वो बहाल हो जाती है उसमें। और ओवरऑल ये छोटे जानवर जो भेड़ बकरियाँ, उनके लिए बहुत मुफीद है, उनकी हेल्थ के लिए। जी अगर आप इसको जानवरों को, छोटे जानवरों को ख़ास तौर पे जो भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल करना चाहें, उसको आप कट करके उसको डायरेक्टली एनिमल्स को फीड करवा सकते हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये आपने रिसर्च पर्पज़ के लिए लगाई, तो क्या इसको कोई स्पेसिफिक वे में आपने बिजाई किया या आपने भी उसी तरह से बिजाई करने के बाद की है? और उसके अलावा सर जो जानवरों का बता रहे हैं, जानवरों की हेल्थ पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? जी, एक तो हम क्योंकि यहाँ से रिसर्च के तौर पे इसको लगाया गया, यहाँ पे हमने इसको बाकायदा ड्रिल के साथ लगाया है, और इसमें जो इसके लिए बेसिकली ज़मीन की तैयारी सबसे पहले होती है। उसमें अगर आपकी ज़मीन में स्टबल्स या पिछली क्रॉप के बकाया जाते हैं, तो उसमें बेहतर है कि आप डिस्क प्लो या गहरा हल चला के उसको ख़त्म करें। उसके बाद फिर 2 से 3 हल चलाने के बाद ज़मीन की बेहतरीन तैयारी जब हो जाए, उसमें ड्रिल के साथ इसको जो है खरीफ ड्रिल, उसमें इसको आप सीड रेट तकरीबन इसका 15 से 20 केजी पर एकड़ इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। खाद इसमें नहीं भी आप डालते तो उसमें आपकी जो है ना परफॉर्म अच्छा कर लेगी, लेकिन इसमें अगर फास्फोरसिक खाद सिर्फ इसके अंदर डाल दें डीएपी के तौर पे, इसमें आधा या 1 बैग अगर आप इसमें डाल दें एकड़ के अंदर, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें इसका बायोमास ज़्यादा बनेगा और इसमें
अगर आप वो एज एनिमल्स को फीड करवा रहे हैं या आपने ज़मीन के अंदर इसको एज ए सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल करना है तो ज़्यादा उसका बेहतर आपको रिज़ल्ट आएगा। सर ज़मीन में सब्ज़ खाद के लिए इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है? मतलब जब क्रॉप उग गई उसके बाद अगला स्टेप क्या है? उसमें यही है कि इसको अभी आपके पास सामने ये तकरीबन महीने की क्रॉप है, इसमें इसको 45 डेज़ हो जाएँ या उससे 60 डेज़ तक इसको आप क्रॉप जब फली बनने से पहले जी, इस जी। पे फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाए, फली बन जाती है तो उस टाइम क्रॉप का स्टेम है जो वो हार्ड हो जाता है, जी, जी। वो फिर ज़मीन में उसका गलने सड़ने का अमल स्लो हो जाएगा। जी, जी। तकरीबन 60 डेज़ से बिफ़ोर आपने इसको उस तक इसको जो है ना ज़मीन में इसको रोटावेट कर लें, बेहतर है, सबसे बेहतर हाल है। अगर आपके पास रोटावेटर नहीं है तो आप डिस्क डिस्क प्लो यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं, जी, जी। तो वो चला दें इसमें, उससे ये चॉप हो जाएगी। फिर उसको एक सिंपल आप हल के साथ इसमें ज़मीन के अंदर मिक्सअप कर दें। जी, जी। और दूध में भी इज़ाफ़ा करता जी है ये? बिल्कुल, इसकी बेसिकली क्योंकि एज़ ए लेग्यूम क्रॉप है, फलीदार फसल है, इसमें इसकी हाई प्रोटीन वैल्यू है इसके अंदर। जी, जी। और जो एनिमल्स जो जिनको आप फीड करवाएँगे तो उनमें भी जो है ना ओवरऑल दूध की और गोश्त की पैदावार बढ़ाने में इसका अच्छा अमल दखल होगा। जी, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा ज़मीन की भी चूँकि ये बेहतरी कर जी देता है, बिल्कुल। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल जो होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं, उसमें नोड्यूल जिनको डोडे आम ज़बान में कहा जाता है, उन डोडों के अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो इंतहाई मुफ़ीद होते हैं। बैक्टीरिया हवा में से आपके लिए नाइट्रोजन जिसको आप यूरिया खाद जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, और बाकी भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने अंदर फ़िक्स करके ज़मीन के अंदर उसको छोड़ देता है। जो उसके बाद आप जो भी फसल लगाते हैं तो वो फसल वहाँ से अपनी जो नाइट्रोजन की मिकदार जो उसको चाहिए होती है वो पूरी हासिल कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो जानवर हैं उनकी दूध की पैदावार और बाकी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपके अक्सर सवालात आते रहते थे कि जी हमारी ज़मीन ख़राब हो गई है, हमारी ज़मीन में नमक ज़्यादा हो गया, हमारी ज़मीन सख्त हो गई है, खादों का गलत इस्तेमाल करते रहें। तो वो जो खादों का गलत इस्तेमाल या ज़मीन की सख्ती और इन तमाम ट्रीटमेंट्स के लिए जंतर वो फ़सल है जो आपकी ज़मीन को दोबारा से रिफ़्रेश कर देती है और सही कर देती है। तो कोशिश करें कि जंतर की फ़सल को ऐसे मौके पे लगाएँ और अपनी ज़मीन को बेहतर से बेहतर बनाएँ। इसके अलावा कोई चीज़ डॉक्टर साहब आप इसमें बताना एक चाहें? कुछ ज़मीनों पे लोग जिस तरह ऊपर से कुछ बेच देते हैं, मिट्टी के ऊपर से लेयर ख़त्म हो जाती है, जी, टॉप जी। सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है। अगर आप उठवा चुके हैं मिट्टी या मजबूरन आपने किसी और मकसद में इस्तेमाल की है, तो वो आपकी क्योंकि टॉप फर्टाइल सॉइल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे ही आप 2 से 3 साल लगाएँ तो आप ज़मीन की दोबारा से ज़रख़ेज़ी को बहाल कर सकते हैं। बहाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप वो ज़मीन को जो है ना अपने ज़ाया कर लें या उसमें आप उसको फसल के काबिल ना छोड़ें, उससे बेहतर है आप इसकी जंतर लगाने के बाद और जंतर के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी फलीदार फसलें हैं जिसमें जो आपकी आ जाती है जो है इसमें सर्दियों में जिस तरह चले जाएँ तो बरसीम, लूसन ये लगा सकते हैं गर्मियों में। और इसके अलावा आप ये जो है काउपी जिसको कहते हैं, ये जो लगा सकते हैं, वो भी इस एज़ ए फलीदार फसल है, जी, उसको भी जी। आप ऐड कर सकते हैं। सर ठीक है। इसका सोइंग का टाइम क्या है? इसको किस टाइम से? इसमें आप इसको जो है ना मार्च से ऑनवर्ड इसको लगा सकते हैं। मार्च से ऑनवर्ड आप इसको जून तक लगा सकते हैं। जी, जी, किसी भी टाइम हम जी, सोइंग इसकी कर मार्च सकते हैं। से जैसे इसमें ज़मीन के अंदर आपको अच्छा बतर मिल जाए, जी, जी। उसकी जो है ना जो जर्मिनेशन को कंट्रोल कर ले और बेहतर मॉइस्चर आते ही आपको जैसे भी कोई बारिश मिलती है मानसून से पहले या मानसून के दरमियान में भी आपको जब मौका मिले तो आप इसकी जो है ना ज़मीन की तैयारी करें और उसमें इसको ग्रो किया जा सकता है इजीली। बहुत शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम मानसून और बत्तर और इन चीज़ों को लाज़मी अपने माइंड में रखें और ग्रो करें। जैसे इनकी रिसर्च से आपको मैं ये बताऊं कि हम जिस एरिया में खड़े हैं ये पोटोहार एरिया है, कून फार्म है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिसर्च फार्म है। पोटोहार एरिया जो बारानी एरिया है जहाँ पर पानी नहीं होता और वहाँ पर इतना सब्ज़ा जैसे आप देख रहे हैं ये हरियाली, ये इन्हीं की काविशें हैं कि ये एक जो मॉइस्चर का परसेंट है उसको यूटिलाइज़ करके उसको इस्तेमाल करके यहाँ पर बेहतरीन काश्तकारी करें। तो आपके अक्सर मैंने देखा है कि जो पोटोहार रीजन है यहाँ पर बारानी एरिया जो होता है यहाँ पर लोग अक्सर कुछ नहीं उगाते, ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं कि जी बारिश होगी तो कुछ करेंगे। सो बेहतर ये है कि आप इस तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं या पानी को बचाने की टेक्निक्स हैं, इस तरह की फसलें हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर कर सकती हैं, ये उगाएं और अपनी ज़मीन को खाली ना छोड़ें और बेहतर से बेहतर मुनाफा भी कमाएं। चारादार फसल हैं, ज़मीन की बेहतरी की फसल हैं, ये उगाएं। इसको मैं एक और यहाँ पे ऐड करता चलूँ, अब आपने जंतर लगाई है तो सर्दियों में आप दोबारा से यहाँ पे गंदम भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पोठवार या इस एरिया में एक है कि एक ट्रेंड है मोनोक्रॉपिंग या एक फसल लेना पूरे साल के दौरान। जी, जी। तो बाकी पूरा साल उसको ज़मीन को खाली रखने से उसमें एक तो ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी कम होती है, जी, उसमें जी। डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वीड्स ग्रो करती हैं। उससे बेहतर है कि आप गर्मियों में कोई भी फलीदार फसल उसमें उगा के ख़ास तौर पे जो अगर आप
इसको एज ए चारे के तौर पे भी पोटहार में लगा के, दूसरा इसको ज़मीन में मिक्सअप करके सब्ज़ खाद के तौर पे, जी तो जी इस तरह आप 2 फसलें साल के अंदर इसमें ले सकेंगे। उसमें आप इसके बाद गंदम जब आप लगाएंगे तो आपको गंदम में भी इसका एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। बिल्कुल उसमें जो जरखेज़ी, उसमें खाद आपको नेक्स्ट कम कम इस्तेमाल करनी इस्तेमाल पड़ेगी जी जी आपको। हाफ डोज आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गंदम की रूटीन में आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी उससे फिर हाफ यूज़ करेंगे उसको। जी जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपने हमारे इस कम्युनिटी के जो फार्मर हैं, जो पोटोहार रीजन के स्पेसिफिकली हैं, या वो तमाम लोग जिनकी बारानी ज़मीनें और वो उस तरह खाली छोड़ के बैठे होते हैं, उनके लिए एक इतनी फ़ायदेमंद रिसर्च की है और उनको बताया कि ज़मीन को किस तरह से ज़रखेज़ और बेहतर बनाया जा सकता है। वो लोग जो पहले साल में एक फ़सल ले रहे थे, अब वो एक से ज़्यादा भी फ़सल ले सकते हैं इन तरीक़ों के ज़रिए।